तो नेक्स्ट जो हम सी फ्लोर के ऊपर जो फीचर पढ़ने वाले हैं वो है ओशनिक डीप्स। अब ओशनिक डीप्स के अंदर बेसिकली क्या है कि जब आप सी फ्लोर पर हो ना, मतलब आप कॉन्टिनेंटल मार्जिन से होकर, वैसे भी अगर आप समुद्र के अंदर एंटर कर रहे हो तो आप किसी डीप लेवल पे ही जा रहे हो, लेकिन समुद्र के अंदर भी आप एंटर करते करते कहीं तो आपके पैर टिकेंगे ना नीचे, वो हो जाएगा आपका मेन सी फ्लोर। ये आपका जो मेन सी फ्लोर है ये एक तरीके से आपके प्लेन है, एबिसल प्लेन। जब इनके आसपास, इन्हीं प्लेन्स के आसपास आप किसी न किसी प्रकार के कोई क्रैक्स या फिर होल्स को आप देखते हो ना, अब वो एक प्रकार के खड्डे हैं, इनको कहा जाता है ओशनिक डीप्स। अब यहाँ पर बात एक्चुअली होती किसकी है? बात होती है ट्रेंचेस की। अगर यही लैंड पर ये फीचर होता अर्थ के सरफेस पर, तो हम इसको क्या कहते? क्या कहते? वैली। पहाड़ों से खड़े होकर अगर हम लोग देखें, वैली भी तो एक तरीके का एक डीप स्ट्रक्चर है, राइट? जॉर्ज भी तो एक तरीके का डीप स्ट्रक्चर है, कैनन भी तो एक तरीके का डीप स्ट्रक्चर है। हम तो ऊपर खड़े हैं ना, और वो सीधे नीचे की तरफ जा रहा है जिस भी पॉइंट पे हम खड़े हैं ना। तो ट्रेंचेस जो होते हैं ये ओशन के डीपेस्ट पार्ट होते हैं। ये एक फैक्ट आप याद रखना, यानी कि इन सारी चीज़ों में से डीपेस्ट पार्ट कौन सा है ओशन का? जितनी चीज़ें गिवन है ट्रेंचेस होते हैं, या फिर ओशनिक डीप्स आप इनको कह सकते हैं। अब ओशनिक डीप्स में मतलब बेसिकली ऑब्वियसली बात है, ओशनिक डीप कोई एक वर्ड तो होता नहीं है। ट्रेंचेस इज़ द गुड वर्ड, एंड दे ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ द टोटल रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। यानी कि जितना भी सी फ्लोर या ओशन फ्लोर जो होता है, 7% जो उसका एरिया होता है, जो टोपोग्राफिक एरिया होता है, रिलीफ एरिया होता है, वो इस प्रकार के खड्डों से बना हुआ है, इस प्रकार के क्रैक से बना हुआ है, जिसको हम ट्रेंचेस कहते हैं। ओशन टेम्परेचर ट्रेंच के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है देन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेशन कितनी है? 0%। और यहाँ पर एक और बात है, अब आप कहोगे सर वो तो सी फ्लोर पर कहीं पर भी नहीं आती है, वहाँ पर 0% ही है। चलो ठीक है, मान ली एक बार को आपकी बात, लेकिन यहाँ पर ये सी फ्लोर के भी नीचे गड्ढे हैं। तो यहाँ पर ओशनिक करंट्स का फिनोमेना भी वर्क नहीं करता है, ना ही इसके पास क्या है, ना ही ट्रेंचेस के अंदर वार्म करंट का फिनोमेना वर्क करता है, ना ही कोल्ड करंट का फिनोमेना वर्क करता है, राइट? ऊपर से डार्क और शेडोई रीजन है ओशन फ्लोर का या ये सी फ्लोर का, जिसकी वजह से ठंडा रहता है काफ़ी ज़्यादा। समझ गए? इसके ठंडे होने के पीछे रीज़न क्या है? अब कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, जो एक वेल होता है, जो एक कुआं होता है, उसका पानी ठंडा ही रहता है कि नहीं रहता है? वहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होती हैं, वेदर फिनोमेना जो है आसपास का वो कुएं के अंदर इतना डीप जाकर डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वो ठंडक ही देगा कि नहीं देगा? केव भी ऐसे ही काम करता है। कोई भी चीज़ जो परछाई में है, जो डार्क है, जो शेडी है, शेडोई है, वो ठंडक ही देगी ना कि नहीं देगी? अब दे आर सेडिमेंट्स फ्री, यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं होते हैं। अब ये कहो कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि खिसक खिसक के आगे सेडिमेंट जो है, यहाँ पर देखो, प्लेन्स के पास सेडिमेंट है, प्लेन्स में सेडिमेंट है, बोलो यहाँ पर है सेडिमेंट। बिल्कुल है। एक इधर का सेडिमेंट आगे खिसक कर और एक स्लोप से आता हुआ है सेडिमेंट यहाँ तक खिसक कर, कुछ कुछ हद तक तो इसके अंदर जाता है, और इसकी मूवमेंट के लिए कि सेडिमेंट ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये वाला सेडिमेंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब जब ये पानी के अंदर एंटर कर जाएगा, क्या वर्क करता है? ओशनिक करंट्स। उसके बाद अब क्योंकि सेडिमेंट फ्री हैं, बड़े सारे जो ट्रेंचेस हैं दे आर वी शेप्ड विद स्टीप साइड्स, और हम लोग इनको लैंड पे अगर ये होते तो क्या बोलते? वैलीज या फिर वी शेप्ड वैलीज। अब क्योंकि वो हमें बोल रहा है स्टीप साइड्स, तो हम अगर लैंड पे ये होता तो एक और इससे स्ट्रक्चर बोल सकते थे, क्या बोलते? कैनन बोल सकते थे इसको। जॉर्ज कह लो, कैनन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। सही है। एक सेकंड यार, चलो चल तो नहीं रहा है। जॉर्ज, ठीक है। अर्थक्वेक का जो आरंभ होना शुरू होता है, जो स्टार्ट होना शुरू होता है, उसका जो एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर आप जानते हो ना, इट इज द ओरिजिन पॉइंट फॉर द अर्थक्वेक, है ना। मतलब एक ऐसा पॉइंट, यहीं से अर्थक्वेक जो है वो आना शुरू करता है। वो सारा का सारा अर्थ जो एपिसेंटर होता है ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक्स, दे आर फाउंड इन ट्रेंचेस। अब सी फ्लोर के नीचे ट्रेंच है, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक का एपिसेंटर है तो फिर ऊपर सी फ्लोर है। अब सी फ्लोर कैसी क्रस्ट है? नहीं, अरे हार्ड तो है लेकिन कैसी? ओशनिक क्रस्ट है ना, है ओशनिक क्रस्ट। और इसके ऊपर कौन सी क्रस्ट है? फिर लैंड आ जाता है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो प्लेट है वो इस वाली प्लेट के साथ भी भिड़ जाए, टकरा जाए। आपको पता है ना, प्लेट का सबडक्शन होता है, वो इसके नीचे चली गई, वो इसके ऊपर आ गई, कन्वर्जेंस। उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और अर्थक्वेक की वजह से भी क्या ये प्लेट टकरा सकती हैं या ऊपर नीचे हो सकती हैं?
एक हल्का सा क्रैश या हल्का सा कन्वर्जन या छोटा सा साइड से मतलब एक टकराना इनका, अगर समुद्र के सतह पर पानी के अंदर अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो वो अपने साथ एक क्या फिनोमेना लेकर आ सकता है? पानी की सतह पर अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है पानी के अंदर, सी फ्लोर पर, ओशन फ्लोर पर, वेरी गुड वेरी गुड, सुनामीज। अगर जैसे कोई भी प्लेट एक दूसरी प्लेट के नीचे जाके सबडक्ट होती है तो आपको पता है वो पानी जो है, हमने पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, वो रश करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आगे जाता है। कोस्ट एरिया से क्या होता है श्रेया, कि पानी जो बीच होता है ना वो काफ़ी दूर तक खाली हो जाता है और लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है कि ये मतलब पानी इतना ज़्यादा रिट्रेस क्यों कर गया, ये आगे की तरफ क्यों जाता जा रहा है, तो लोग आगे देखने चले जाते हैं उसे। फिर जब वो लौट कर आता है ना तो लोगों को भागने की जगह नहीं मिलती है फिर। इसलिए कहते हैं जैसे सी शोर का पानी ऐसे ही होता है ना श्रेया, कि अगर ये इतना आगे गया तो दोबारा फिर ये इतना आगे आता है, फिर ये अगर इतना आगे गया फिर ये दोबारा इतना आगे आता है। अगर ये फिनोमेना है तो ठीक है, लेकिन कोई पानी ये इस कोस्ट लाइन से होता हुआ, मान लो एक कोस्ट लाइन है, इधर से होता हुआ वो अभी तक इतना जा रहा था, फिर वापस इतना आ रहा था, फिर इतना जा रहा था, फिर इतना आ रहा था, अब की बार वो यहाँ तक रिट्रेस कर गया, तो समझ जाओ ये एक वार्निंग है, क्योंकि अब जब ये आएगा ना तो एक कोस्ट लाइन के अंदर तक आएगा और ये से और नॉर्मल तरीके से भी नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से भी नहीं आएगा। अब जब ये वापस आएगा ना ये ऐसे करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ सुनामी। क्लियर है ठाकुर? यही पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में 6-7 क्लास, ऐसी वर्क करता है सुनामी का फिनोमेना। इंडिया में भी जब खतरनाक सुनामी जब ये आई थी तो लोग ऐसे ही नज़ारा देखने के लिए आगे बढ़ गए थे, फिर भागने की जगह नहीं मिली। ड्रैगन होल, डीपेस्ट नोन अंडर वाटर सिंक होल दुनिया के अंदर जो है वो है ड्रैगन होल। अब कोई भी चीज़ जो ड्रैगन के नाम से वो आपको कहाँ पर मिलेगी? जनरली चाइना। लोकल फिशरमैन इसको बोलते हैं कि साउथ चाइना सी की आंख है, ठीक है। एरियल व्यू अगर आप इसको देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज ड्रैगन होल, ठीक है। क्या इसका जो टेम्परेचर होगा वो इधर आसपास के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा होगा? होगा, मतलब ऊपर से भी नहीं, एकदम से नहीं कि एकदम से ऊपर से ही होगी, लेकिन अगर हम इसके डीप जाएंगे और अगर इस पानी के डीप में जाते हैं तो ज़्यादा ठंडक कहाँ पर बढ़ेगी? इस स्पॉट पर या इस स्पॉट पर, होल में या उसके बाहर? होल में। अगर यहाँ पर ट्रेंच अगर कोई होता तो तभी बिल्कुल सी फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी एक, आपने क्या पढ़ा, कोई भी एक ओशनिक डीप हो,
चाहे फिर वो ट्रेंच हो चाहे इस प्रकार का होल हो, वहाँ पर जो ओशन टेम्परेचर होता है इट इज़ स्लाइटली कूलर देन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब आसपास के जो टेम्परेचर होगा जो पानी का उससे तो ठंडा ही होगा। जब वो कह ही रहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कूलर होता है तो समझ जाओ कि ठंडक काफ़ी हद तक होती है ऐसी जगह पर। ओके, कोई दिक्कत? फिर हम बात करते हैं ओशनिक रिजेस की। ये देख रहे हो ओशनिक रिज। ओशनिक रिज क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सबमरीन माउंटेन चेन। तो यानी कि हमें यहाँ पर भी एक नाम मिल गया। अगर ये लैंड पर होता तो हम इसको क्या बोलते? नहीं, खुद ही बोल रहे हैं माउंटेन चेन है, और उस माउंटेन चेन के अंदर सब कुछ समा जाता है लंबे। हाँ अभी बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप इस पे फोकस करो ज़रा एक मिनट। ये देख रहे हो? ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसको MOR कहते हैं शॉर्ट में, मिड ओशनिक रिज। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ के जैसे किसी चीज़ के पत्थर जो हैं वो टूट रखे हों और उसकी एक लंबी सी चेन होती है। अब ये जो आप जगह देख रहे हो ना अभी बीच में, अभी बताता हूँ मैं इसको। ये भी एक प्रकार का जैसे ट्रेंच आपको जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है। ट्रेंच क्या है? ट्रेंच तो खड्डा है ना, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मिड ओशनिक रिज के मतलब इसके बीचों बीच में जो ट्रेंचेस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। आसपास पत्थर है, और ये जैसे माउंटेन्स के आसपास वैली नहीं होती है, जो एक पहाड़ दूसरा पहाड़ बीच में वैली, ऐसे। क्या कह रहे हो इसमें? हाँ, लैंड के कंटेक्ट में फोर माउंटेन, मतलब देखो कोई भी ऐसी माउंटेन की चेन जिसके ऐसे पत्थर अगर यहाँ पर ये टूट रखे हो, और जनरली पहाड़ों के पत्थर इतने ज़्यादा नहीं टूट रखे होते हैं, चलो फिर भी मान लो कि उसके जो साइड की जो वॉल्स हैं जैसे मर्जी हैं वो, लेकिन बीच में एक स्पेस अवेलेबल होता है मिड ओशनिक रिज में, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ यंग बेसाल्टिक रॉक्स। अब ये कैसे बनती हैं? जब ये गैप कैसे आया, कहाँ गया ये वाला गैप, ये जो गैप है कैसे आया? ये नॉर्मल एक सी फ्लोर ही था, नॉर्मल एक सी फ्लोर था, उसके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ श्रेया कि कुछ इसके पास इस सी फ्लोर पर नॉर्मल तरीके से हिल्स थे, ग्योट्स थे, और सी माउंट थे, और इसकी पूरी की पूरी एक लंबी चेन थी। कुछ भी हो सकता है ना, ये सारा सी माउंट ग्योट हिल सब हो सकता है, ये पूरे का पूरा लाइन तक है ना। नॉर्मल सी फ्लोर तक था, नॉर्मल सी फ्लोर ही था, उस पर लोकेट थे ये, और एक लाइन से लोकेटेड थे पूरे के पूरे, ठीक है। एक जगह कोई समुद्र के अंदर ऐसी थी, आपको पता ना कि वर्ल्ड पर प्लेट्स की मार्जिन ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब से गोंडवाना लैंड वगैरह ये ड्रिफ्ट हुए थे, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स बने, पेंजिया ये सब कुछ जो पूरा फिनोमेना अलग होकर आज हमारे सामने जो वर्ल्ड के ओशंस और जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, तो आपको पता ना एक निर्धारित एक फिक्स टेक्टोनिक बाउंड्री होती है हर एक जगह की, है ना। अब इस सी फ्लोर में क्या हुआ, ये कन्वर्ज होने की जगह किसी एक जगह से, कोई भी हो सकती है वो जगह, वही जगह यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कहीं पर भी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग
ये जगह कहाँ पर थी? ए पर, बी पर या सी पर? बताओ कहाँ से प्लेट को डाइवर्ज होना था? सी पर। होने को ए और बी से भी हो सकती थी ना, कोई कुछ कर सकता था उसमें? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था? टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री थी ए पर, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री थी बी पर, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है सी पर। तो बताओ टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री कहाँ पर है? सी पर। तो क्योंकि यहाँ बाउंड्री है, अब क्या हुआ? दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं दे मूव्ड अपार्ट। तो स्ट्रेस का रीज़न क्या है जो ये बनता है, उसको क्या कहा जाता है? ये देखो, इसको कहा जाता है, ये ओशनिक प्लेट, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ये सारा ओशनिक क्रस्ट है, इसको बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ओसी डैश ओसी कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है? डाइवर्जेंस, ये नाम होता है उसका, ठीक है, ओसी ओसी डाइवर्जेंस। हिमालय कैसे कैसे बन रहे हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना वहां पर, दो सीसी सीसी, ये सीसी सीसी क्या है? हाँ, उसका क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। आप समझ गए श्रेण को कैसे बोला जाता है? इसलिए मैं आपसे कहता अभी बताता हूँ ये कैसे बोलते हैं, नाम देना चाह रहा था एक्चुअली ये। नहीं, बेसिकली देखो क्या है कि ये, मतलब देखो, नहीं, मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। क्या होता है कि वहाँ पर भी एक ना ट्रेंच बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे होता है कि जैसे आपने गत्ते को लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको फाड़ते चले गए पूरा का पूरा लाइन से। अब क्योंकि वो जो प्लेट थी वो वीक ही यहीं पर थी, तो ये पूरा का पूरा ये फटता चला गया। जैसे अब आप अपनी कोई भी एक चुन्नी लो, एक कोई भी कपड़ा लो, एक उस पर कैंची का एक कट मारो, जब आप और मैं उसको पकड़ के टीयर अपार्ट करेंगे ना, वो एक ही लाइन में आगे जाकर वो फटता चलेगा। हमने क्योंकि उसको वहाँ से वीक बना दिया। ऐसे ही होता है ना जनरली किसी कपड़े के साथ। अगर हमें किसी कपड़े को काटना है, बस एक कैंची का निशान मार दो, फिर उसको बस चीरते चलो, तो वो सीधी लाइन में ही करते चलेगा। जबकि पेपर के साथ ऐसा नहीं होता, पेपर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होकर ऊपर नीचे होकर जो है वो फटता है, लेकिन कपड़ा हमेशा एक सीधी लाइन तक जाता रहता है। अब यहाँ पर क्या है, जो फॉल्ट है ना जो प्लेट्स के अंदर, वो इसी पूरी की पूरी एक लाइन तक जाती है। तो बस एक बार डाइवर्जेंस होना शुरू हुआ और ये जो है उसके बाद इस तरीके का एक क्रैक डेवलप कर देते हैं लंबा सा। इस तरीके के क्रैक अर्थ के सरफेस पर भी होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, दो पहाड़ों के बीच में, ज़रूरी नहीं है वो वैली हो, एक डीप क्रैक भी होते हैं छोटे से। मतलब आपकी आप एक कदम रखो तो अभी आप इधर हो, आप दूसरा कदम रखो तो अभी आप वहाँ हो, लेकिन बीच में बहुत गहरा क्रैक हो गया होता है। ये देखो, डाइवर्जेंस कहीं से भी हो सकती है। माउंटेन डीप क्रैक्स, ये देखो सेम वैसे ही नहीं है। ये क्या हो, ये तो चलो फिर भी ऐसा है, सीधे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब आपका वो ये सिंक डाउन कर गया, ये कुछ भी कर गया, नीचे चला गया, लेकिन बात वही है ना कि यहाँ की ज़मीन खोखली थी ना, कुछ तो था ना यहाँ पर, कुछ तो फॉल्ट था ना, कुछ तो प्लेट्स में कोई दिक्कत तो थी ना यहाँ पर। अच्छा, ये बने किससे? ये याद रखना, बेसाल्टिक रॉक्स।
अब मिड ओशनिक रिज क्या होता है? इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एक्सटेंसिव सिंगल फीचर ऑफ द अर्थ टोपोग्राफी। क्यों? ये मिड ओशनिक रिज की जो जगह है ना दुनिया में श्रेया, ये निर्धारित है ठाकुराइन, ये एक प्रिसाइज जगह से होकर निकलता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मिड ओशनिक रिज कहीं पर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया में इसकी जगह निर्धारित है। ये देख रहे हो? और सबसे ज़्यादा तगड़ी तरीके से आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये कौन सा ओशन है इधर? यहाँ पर ये वाला एस शेप्ड ओशन, अटलांटिक ओशन। यानी कि इधर की प्लेट्स कैसे हैं? इन सारी प्लेट्स के बीच में श्रेया क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। और कौन सा डाइवर्जेंस? सीसी के ओसी, ओसी ओसी। आराम से समझ में आ गया? बताओ अभी तक यहाँ तक। अब देखो मिड ओशनिक रिज इसलिए इसको बोला जा रहा है इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एक्सटेंसिव सिंगल फीचर ऑफ द अर्थ टोपोग्राफी, क्योंकि इतनी लंबी चेन किसी और चीज़ की एग्जिस्ट करती नहीं है दुनिया में। वो आपको सिर्फ सी के बारे में नहीं बोल रहा है, ऐसा ओशन के बारे में नहीं बोल रहा है, कह रहा है सबसे एक्सटेंसिव फीचर है पूरी अर्थ की टोपोग्राफी का। तो दो जो वेल नोन मिड ओशनिक रिजेस हैं, एक है मिड अटलांटिक रिज, एक है ईस्ट पैसिफिक रिज। ये देखो यही इसी की एक्सटेंशन हो जाती है ना। ये यहाँ पर, यहाँ से गया इधर से पैसिफिक ओशन स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर तो इंडियन ओशन होगा, इधर से स्टार्ट और फिर ये देखो ये भी काफ़ी एक्सटेंसिव है, पूरा पैसिफिक ओशन तक होते 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 यहाँ तक आते आते। तो दोनों काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं। तो मिड अटलांटिक रिज इज़ द लार्जेस्ट अनब्रोकन ओशनिक रिज। अनब्रोकन क्यों? बीच में कोई गैप नहीं है। अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ पैसिफिक ओशन वाला तो पूरा फिर ये यहाँ तक गया है। अटलांटिक ओशन वाला पूरा यहाँ तक नीचे से आते आते फिर ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट भी करता है। आप चाहे यहाँ से ऐसे जर्नी वापस अपनी करके ऐसे कनेक्शन बना लो, या ऊपर से आते हुए इस तरफ जाओ और फिर इस तरफ का कनेक्शन बना लो, कनेक्टेड है पूरा का पूरा। ये देखो मिड अटलांटिक रिज, यहाँ देखो आप। ये क्या हो रहा है इसका? ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, लेकिन इनका डाइवर्जेंस, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो डाइवर्जेंस होता है, ये जो पूरे का पूरा पॉइंट है मिड ओशनिक रिज का दुनिया में,
यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स डाइवर्ज करती रहती हैं, मूवमेंट होती रहती है। तो यहाँ पर नीचे ना, इसके नीचे आप क्या देख पा रहे हो, ये क्या है? मैग्मा। यहाँ से एक ना स्पेस क्रिएट हो जाता है कभी कभार, यहाँ से कभी कभार एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा जो अंदर का होता है मेंटल की लेयर का, आपको पता ना मैग्मा में तभी मिलेगा ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से हम ओशनिक क्रस्ट पे गए, ओशनिक क्रस्ट के नीचे ही है बस मेंटल, क्योंकि क्रस्ट वहाँ पर ख़त्म है ना। और जब ये श्रेय स्पेस क्रिएट हो गया ना, मैग्मा अंदर से आने की कोशिश करता है बाहर, और आता भी है, तो वो क्या बन जाता है ओशनिक क्रस्ट पे आके? नहीं, लावा बनेगा। मतलब मैग्मा जब अंदर से कभी बाहर निकलता है तो लावा बनेगा, लेकिन ओशनिक क्रस्ट पे भी लावा बनेगा। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर वो लावा आ भी पाएगा क्या बाहर, क्योंकि पानी जो है इतना आसपास पानी है, और आप जानते हो कि अगर आप ऐसी कितनी से भी गर्म चीज़ अगर आप डालो और ये पानी ठंडा है, पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन का है ना, तो क्या वो बाहर आ पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आता है वो बाहर। अब वो बाहर तो आता है, लेकिन श्रेया उसके अंदर इतनी जान भी नहीं है कि वो पानी को गर्म कर दे, या फिर पानी के ऊपर आते ही चला जाए, है ना, या फिर वो इग्नियस रॉक बना दे। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है ऐसा इग्नियस रॉक बनने के लिए, क्योंकि आपको कांटेक्ट किसके साथ करना पड़ता है? एयर के साथ, राइट, करना पड़ता है ना। लेकिन होता क्या है, अंदर से ये जो लावा बाहर निकला ना, ये थोड़ा सा ये से फटेगा, अब ऐसा भी नहीं कि पूरे मिड ओशनिक रिज में से निकलते ही चलेगा पूरी लाइन में से, बहुत सारे स्पॉट्स में से काफ़ी कबार, ज़्यादातर निकलता ही है। तो ये आसपास फैलता है। जब ये आसपास फैल रहा है तो एक तरीके से ठंडा हो रहा है, बार बार कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होने के बाद क्या बनाता है? बेसॉल्ट रॉक्स। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये डिपोजिशन ऐसे करूं, लावा जो अंदर से आया, अगर मैं इसकी डिपोजिशन कुछ ऐसे करूं श्रेया, इधर आ जाओ, इधर बनाते हैं। ठीक है, लावा आया जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा करते करते 1.5 साल तक होगा। अब उसने अपनी गर्दन ऊपर निकाल ली। ऐसे करते करते भी एक सी माउंट ग्योट या फिर एबिसल हिल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बताओ, बन सकता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे ही बने हैं, कभी कभार कह रहा हूँ मैं, जो सी फ्लोर पे जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे ही बने। और फिर ये भी एक तरीके से अब इसमें आइलैंड लगेगा ना, जब ये अपनी गर्दन ऊपर निकाल लेगा पानी से बाहर, ये भी फिनोमेना यहाँ पर वर्क करता है। अब ये यहाँ पर क्यों नहीं देखा, वो मैं हायर क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा, बस मैंने आपको आज एक हिंट दे दी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नीचे भी ये फिनोमेना वर्क करता है ना। ये पूरे का पूरा एक चेन है वॉल्केनिक आइलैंड्स की, है ना, वॉल्केनोस आते रहते हैं यहाँ पर। अब वॉल्केनो के अंदर जो इरप्शंस होती है वो कहाँ से हो रही है? नीचे मेंटल से ही तो हो रही है ना। गरम गरम जो फ्लूइड फेंकने का काम है वो तो इसी का है। और यहाँ पर दिस एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा,
ये फिनोमेना वर्क करता है यहाँ पर। अब चलिए देख रहे हो राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखो वीडियो देखो, ये इधर उधर धकेलता है। अब ये धकेलते धकेलते कहाँ जाएगा यार, कलेक्ट तो हो ही जा रहा है ना कहीं कलेक्ट होता होता यही बनता है आगे चलकर, यही लावा बनता है आगे चलकर। एबिसल हिल या फिर गियोट्स या सी माउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दे रखी है मेजरमेंट वाली। फैथम्स, फैथम का मतलब होता है अ नॉटिकल मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द ओशन। जैसे हम नॉटिकल माइल को जैसे मेजर करते हैं ना, तो ये नॉटिकल मेजरमेंट होती है। नॉटिकल इज एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद, जब ये मेजरमेंट होती है इट इज़ कनेक्टेड विद एनी वाटर बॉडी। जैसे इंडिया के पास उसका और कितना एरिया है, कितने नॉटिकल माइल, जब उसका कॉन्टिनेंटल मार्जिन खत्म हो जाता है 200। आइजोबाथ, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ। आइजोहेलिन, एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल सेलिनिटी इन द ओशन। अब ये कुछ भी नहीं होता है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। आइजोबाथ, हम लोग ये दो जगह जो भी होती हैं देख रहे हो, ए बी सी डी ई, 5 जगह हैं यहाँ पर, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थ है सी फ्लो तक की वो एक जैसी है, एबेसल प्लेन इनकी एक जैसे हैं, तो उनको जगह को कनेक्ट कर दिया। अब वो देख रहे, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, किस चीज़ की डेप्थ के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी वो जगहें हों तब भी चलेगा, और हम उन पॉइंट्स को मैप के अंदर एक कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रखा है एक इमेजिनरी लाइन है ये। और आइजोहेलिन भी कुछ ऐसे ही दिखता है। ये जो जैसे पिंक वाली जो कनेक्शन है, यानी कि इन सारी प्लेसेस की क्या है, इक्वल सैलिनिटी है। रेड वाला यानी कि इक्वल सैलिनिटी है इन सारी जगह की। ब्लू वाले की इक्वल सैलिनिटी, ग्रीन वाले की इक्वल सैलिनिटी, जहाँ जहाँ पर ये डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। अब ये कोई मैप आपको कोई वर्ल्ड मैप की फॉर्म में नहीं देखता, ये एक बस एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कनेक्ट करी जाती है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।